है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पाठ भारत एक सामान्य परिचय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भूभाग है और इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश में है। यानी कि ये जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, तो यह जो है एक भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भूभाग है, महत्वपूर्ण अंश है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? पहला पाकिस्तान, भारत और है बांग्लादेश में है। और यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी घाटी, मध्य में गंगा घाटी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक जो है इसका फैलाव है, यानी कि यह जो है फैला हुआ है। और ये जो मैदान है पूरी तरह से जो है नदियों के द्वारा जो है बनाया गया है, इस कारण इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। और ये जो है पश्चिम में देखें तो ये जो है सिंधु नदी घाटी तक फैला हुआ है, मध्य में गंगा नदी घाटी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो ये जो तीनों नदियों के द्वारा जो है इस मैदान का जो है निर्माण हुआ है और ये जो है टोटल उत्तर का विशाल मैदान के रूप में आता है। और इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के बनने के बाद हुआ है और इसे हम हिमालय पर्वत का उपहार भी कह सकते हैं। यानी कि जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई उसके पश्चात ही इस मैदान का जो है निर्माण हुआ है। और यह मैदान सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है, क्योंकि इसी मैदान से जो है मानव ने अपना जीवन शुरू किया था। इस कारण से जो है यह मैदान भी जो है सभ्यता और सिंधु संस्कृति का केंद्र रहा है। आप सबने जो है सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सुना होगा, पढ़ा होगा। तो यहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जीविकोपार्जन से संबंधित सभी वस्तुएं इस मैदान में जो है आपको उपलब्ध मिलती है। यानी कि जीवन यापन में उपलब्ध होने वाली सभी वस्तुएं इस मैदान से जो है आपको मिल जाएगी। और यही कारण है कि भारत की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इसी मैदान में रहता है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इसी मैदान में अपनी आजीविका यानी कि जीवन निर्वाह कर रहा है, यानी कि गुजर बसर कर रहा है। और भू आकृति की दृष्टि से समान होते हुए भी उत्तर का विशाल मैदान विविधताओं से भरा हुआ है। पूरे मैदान में वर्षा एक समान नहीं होती। पूर्व के मैदानी इलाकों में चावल प्रमुख फसल है, जबकि पश्चिम में गेहूं प्रमुख फसल। यानी कि यह जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, इसमें तो पूरे वर्षा जो है एक समान तो नहीं होती, लेकिन पूर्व में इन्हें इलाकों में जो है चावल प्रमुख फसल है, जबकि हम पश्चिम में बात करें तो गेहूं प्रमुख फसल है। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ जो है गेहूं अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैदान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पिछले अध्याय में पढ़ा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण तैतीस सागर की तली में भूगर्भीय हलचल के कारण हुआ है। हमने पिछले जो पाठ है उसमें पढ़ लिया था कि जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है तैतीस सागर की जो तली में जो है हलचल होने के कारण से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। और हिमालय पर्वत तथा विशाल पठार के बीच एक संकरी खाई बन गई जो तैतीस सागर का शेष भाग था। यानी कि इसकी जो खाई के निर्माण खाई की तरह जो है बनी हुई थी, जो हिमालय जो है तैतीस सागर का शेष भाग बचा हुआ था। अब थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो गंगा सिंधु का मैदान है वो किस प्रकार से जो है इसमें बना हुआ है। तो ये जो टोटल है वो सिंधु नदी का है क्षेत्र, और ये जो गंगा है नदी का क्षेत्र है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। और ये जो आपको ऐसे जो लाइन जो दिख रहा है वो आपका इसका तंत्र है। यानी कि ये जो नदी है उसका नाम ही है, और इसको आप लोग जो है अलग अलग, जैसे सिंधु नदी को हम लोग अनेक नामों से इसको बुला सकते हैं, तो इसको इसका तंत्र कहा जाता है। जैसे कि सिंधु नदी का हो गया, इसका चिनाब, रावी, सतलज, इस प्रकार से जो है इसका तंत्र है, सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी को है यमुना, चंबल, सिंध, बेताब, केन, इस प्रकार से जो है इनकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कालांतर में हिमालय से निकलकर आने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी भाग से बहने वाली नदियों में अवसाद के कारण यह सकरी खाई भर गई, जिससे उपजाऊ मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि जो तैतीस सागर में के बीच जो है सकरी खाई जो बची हुई थी उसमें जो है लगातार अवसादों के जमाव से जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। और यह जो मैदान है वो बहुत अधिक उपजाऊ है, और इस मैदान में हजारों फीट की गहराई तक जो है अवसादों का जमाव हुआ है। तो सोचे इस मैदान के बनने में कितना समय लगा होगा। यानी कि यह जो मैदान है पूर्ण रूप से अवसादों के जमाव से ही इसका निर्माण हुआ है।
और यह जो है हमेशा मतलब हिमालय से निकल कर आने वाली थी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है सकरी खाई में इनके जो अवसाद है वो भरते गए और धीरे धीरे इसका जो है निर्माण होता गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इसमें इस डिब्बे में दिया गया उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है आईएमपी क्वेश्चन के रूप में आता है। तो बेट किसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है, यानी कि जिस जिस जगह बाढ़ आया रहता है तो उस क्षेत्र को बेट कहा जाता है। दोआब किसको कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, जैसे विस्थ और रावी दोआब। और फिर तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, यानी कि 5 नदियों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, पंजाब कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो अब इसमें विभक्त किया गया है कि मैदान का भौतिक विभाग, यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा आता है, सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा हो गया ब्रह्म गंगा का मैदान, और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए पहला पढ़ते हैं सिंधु सतलज का मैदान। तो सिंधु सतलज का मैदान, तो इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में और कुछ भारत के पंजाब हरियाणा। तो इसका निर्माण जो है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब तथा झेलम द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यानी कि ये जो सिंधु सतलज का मैदान है इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में और कुछ भाग जो है किसमें है, भारत में है, और जैसे कि भारत के पंजाब हरियाणा राज्य में। और इसका निर्माण जो है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों, जैसे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के नाम आपको जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है कि कौन सी नदियाँ किस तंत्र की है और कौन कौन सी नदियाँ किनकी सहायक नदियाँ, इनको आपको याद रखना है। तो सिंधु की सहायक नदियों के नाम है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम द्वारा लाए गए अवसादों के इसका निर्माण हुआ है। यानी कि यह जो नदियाँ हैं लगातार बहती रहती है और इनके द्वारा लाए गए अवसाद हैं वो लगातार जमते गए, और इस प्रकार से जो है सिंधु का सतलज का मैदान का जो है निर्माण यहाँ पर आप हुआ था। और 5 प्रमुख नदियों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं कि 5 प्रमुख नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, पंजाब कहा जाता है। भारत में इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं, यानी कि जो सिंधु सतलज का मैदान है उसको भारत में क्या कहा जाता है, पंजाब हरियाणा का राज्य मैदान भी कहा जाता है। और यह मैदान समतल और उपजाऊ है। इस मैदान में नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे बेट और दोआब, 2 नदियों की बीच की भूमि। यानी कि ये जो मैदान है वो बहुत अधिक क्या है, उपजाऊ है, और यह जो विभिन्नताओं से स्थलाकृतियों से देखने को मिलती है, जैसे बेट और दोआब। यानी कि बेट यानी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है, और दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब। तो उपजाऊ भूमि और साल भर प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण यहाँ सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। इस क्षेत्र में नहरों और नलकूपों के उपयोग से हरित क्रांति को बल मिला। इस मैदान में अमृतसर, चंडीगढ़ आदि प्रमुख नगर हैं। यानी कि यह जो मैदान है वो बहुत अधिक क्या है, उपजाऊ है, और उपजाऊ भूमि और साल भर जो है नदियों प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण यहाँ जो है सिंचाई के विभिन्न साधन का विकास किया गया है, और इस क्षेत्र में नहर और नलकूपों का भी उपयोग करके हरित क्रांति को बल मिला है। यानी कि फसल उत्पादन में जो है बहुत अधिक तीव्रता यहाँ पर आई हुई है। और इस मैदान में जो है अमृतसर, चंडीगढ़ आदि जो है प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सिंचाई और हरित क्रांति, यानी कि ये जो सिंधु सतलज के मैदान में किस प्रकार से जो है सिंचाई हुई और हरित क्रांति को जो है बढ़ावा मिला। तो पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिंचित इलाकों में आज़ादी के बाद नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके कारण जो है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यानी कि जो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसमें सिंचाई इलाकों में आज़ादी के बाद जो है नई कृषि अपनाई गई, और जिसके कारण से जो है उत्पादन में अत्यधिक इसमें वृद्धि हुई है। और कृषि उत्पादन में शीघ्र पकने वाली फसल और उन्नत बीजों का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयों आदि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि की जोत का आकार कम होकर प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अत्यधिक होने लगा। यानी कि इस नदी के कारण से जो है सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया, और उसके बाद उर्वरक, कीटनाशक आदि दवाइयों के उपयोग से जो है हरित क्रांति को बढ़ावा मिला, और जिससे फसल उत्पादन में क्या किया गया, वृद्धि किया गया।
और किसान इस नवीन तकनीक कृषि तकनीक की मदद से यहाँ हर वर्ष में 2 से अधिक फसलें जो है पैदा करने लगे हैं। इससे कृषकों की आय बढ़ी और खुशहाली आई है। और इस हरित क्रांति ने अपने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलंबी बना दिया है। यहाँ गेहूं के अलावा बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास और गन्ना जैसी फसलें भी होती है। अब कुछ इलाकों में चावल भी पैदा किया जाता है। यानी कि जो सिंधु सतलज के मैदान के बारे में इसमें बताया गया है कि यहाँ जो है गेहूं के अलावा बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास आदि, गन्ना जैसी फसलें तो ली जाती है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में अब जाकर देखते हैं कि अब चावल भी पैदा हुआ है। तो यहाँ जो है किसान जो सिंधु सतलज के जो नदी है उसके मैदान में जो है कृषि तकनीकों का मदद से अपनी फसल उत्पादन में वृद्धि किए हैं और उसके जीवन में क्या हुई है, खुशहाली आई है और किसानों की आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और नदियों का पानी नहरों के द्वारा बड़े इलाकों में पहुंचाया जाता है। मैदानी इलाकों में नहर बनाना आसान है क्योंकि नदी खेत की सतह के करीब बहती है। नदी के किनारों को काटकर नहरें बनाई जाती है। यानी कि नदी का पानी नहरों के द्वारा बड़े ही इलाकों में पहुंच जाता है। यानी कि जो है नदियों का पानी है वो नहरों के द्वारा बहुत बड़े इलाकों में पहुंचा दिया जाता है। मैदानी इलाकों में नहर बनाना जो है बहुत आसान होता है क्योंकि ज़मीन जो है उबड़ खाबड़ नहीं होती। इस कारण से जो है नहर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। और नदी भी जो है खेत की सतह के करीब रहती है। यानी कि जो नदी है वो खेतों के आसपास जो है बहती रहती। इस कारण से जो है नहर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। नदी के किनारों को काट कर नहरें बनाई जाती है। यानी कि नदी के किनारों को काट लिया जाता है और उसके बाद नहरें बना दी जाती है। इन नहरों से नदी का पानी बहकर खेतों में पहुंच जाता है और नहरें के द्वारा जो है नदी का पानी खेतों में पहुंचा दिया जाता है। ज़मीन उबड़ खाबड़ न होने के कारण पानी को नहरों द्वारा दूर दूर तक पहुंचा दिया जा सकता है। यानी कि ज़मीन तो एकदम समतल होने के कारण, ज़मीन उबड़ खाबड़ न होने के कारण जो है पानी द्वारा नहरों के द्वारा जो है दूर दूर तक पहुंचा दिया जाता है। सतलज नदी पर नांगल नामक जगह पर एक ऊंचा बांध बनाया गया है जिसे भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। तो ये जो है बहुत आईएमपी क्वेश्चन के रूप में आता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बनने के बाद पंजाब में नहरों का विकास हुआ और पन बिजली का भी उत्पादन होने लगा, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में घरों को पन बिजली मिलने लगी और औद्योगिकरण भी संभव हुआ। यानी कि जो सतलज नदी पर नांगल नामक जगह पर एक बांध बनाया गया जिसको क्या कहा जाता है, भाखड़ा नांगल बांध इसको कहा जाता है। इसको नाम दिया गया है। और इसके बनने से जो है पंजाब में नहरों का विकास बढ़ा और इसके द्वारा जो है पन बिजली यानी कि पानी से जो है बिजली का निर्माण किया गया। और जिसका परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र के घरों को बिजली भी मिल गई और वहाँ का औद्योगिकरण भी संभव हुआ। यानी कि वहाँ उद्योग धंधे भी लगने लगे। तो इस प्रकार से जो है सिंधु सतलज के मैदान का निर्माण हुआ और यहाँ जीवन यापन में खुशहाली आई। अब आगे पढ़ते हैं गंगा का मैदान। तो चलिए, तो इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उनकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि के द्वारा बहाकर लाई गई काक मिट्टी के जमाव से हुआ है। यानी कि जो गंगा का मैदान है उसका निर्माण गंगा और उनकी सहायक नदियों, तो आपको इसको याद रखना है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया इत्यादि इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो इनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से जो है गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भूभाग पर इसका विस्तार हुआ है। तो आपको इसको याद रखना। और जो है इस मैदान में भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है। इस मैदान में मानसूनी हवाओं द्वारा भरपूर वर्षा भी होती है। यानी कि यह जो मैदान है गंगा का मैदान, इसमें जो जल है भूमिगत अंडर वाटर का जो जल है वो बहुत कम गहराई पर मिल जाता है। और मानसूनी हवाओं के द्वारा यहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत अधिक वर्षा होती है और कभी कभी नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। आप जो है न्यूज़ में वगैरह में देखते होंगे कि बाढ़ आ गई है, जिससे काफ़ी क्षति भी होती है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अत्यधिक है। यानी कि जो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार जो है गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अत्यधिक है। और इससे साल में एक से अधिक फसलें भी ली जाती है जिसे गहन कृषि कहते हैं। यानी कि साल में एक से अधिक फसलें लेना क्या कहलाता है?
गहन कृषि कहलाता है। यह आपको ऑप्शनल में पूछ सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसलिए यह क्षेत्र सघन आबादी वाला है। इस मैदान में मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता इत्यादि नगरों का विकास हुआ है। तो आप सभी लोग इनका नाम जानते होंगे, तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप यानी कि जमाव के आधार पर इसको विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। यानी कि जब जो है नदियाँ अवसादों को जमाव कर लेती है तो इसके आधार पर अनेक प्रकार की क्या बनती है, स्थलाकृतियाँ बनती है। यानी कि अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ इनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनाया जाता है। तो इसके आधार पर इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा हो गया बांगर और चौथा हो गया खादर। तो आपको इनको याद रखना है, और ये जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से इनको पढ़ना है। तो पहला पढ़ते हैं भाबर। तो भाबर क्या होता है कि शिवालिक की तलहटी में नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों का जमाव कर देती है। यानी कि जब जो है नदियाँ हिमालय पर्वत से नीचे उतरती है तो ये जो है छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों का जमाव कर देती है। यानी कि जब ये जो है नीचे उतरती है तो छोटे छोटे पर्वतों यानी छोटे छोटे चट्टानों को तोड़ते हुए नीचे आती है, तो इस प्रकार से जो है इनका जमाव कर देती है। तो इस भू आकृति को क्या कहा जाता है, भाबर कहते हैं। आप जो है इसको चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका चित्र दिया गया है कि ये जो पत्थर है के कण हैं उसको भाबर कहा गया है। यानी कि जब जो है नदियाँ पर्वत से नीचे उतरती है तो उनके द्वारा चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसका जो है नीचे उतरने के बाद जमाव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो भू आकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पानी पत्थरों के जमाव के नीचे से बहता है, और यह जो इसमें जो है पानी जो है पत्थरों के जमाव के नीचे से, यानी कि पानी जो है इस पत्थरों के जमाव के नीचे से जो है बहता है। आप जो है टीवी वगैरह में देख चुके होंगे कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर कैंप वगैरह लगाने के लिए कई लोग जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। अगला पढ़ते हैं तराई। तो भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियाँ मैदानी भागों में पुनः दिखाई देने लगती है और उसका जल अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। इसे तराई कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियाँ, यानी कि भाबर में क्या हुआ है कि जब जो है पत्थर के यानी चट्टानों के अंदर से जो है नदियाँ बहती है और उसके बाद जब ये जो है आगे बढ़ती है तो ये जो है पुनः दिखाई देने लगती है। तो और जब दिखाई देती है तो इसका जो जल है वो अत्यधिक फैल जाता है, तो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। और स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है। यानी कि जब जो है भाबर में नदियाँ जो है अंदर से बहती है, चट्टानों के अंदर से, और कुछ दूरी पर जाकर वो जो है सामने उभर कर आती है, यानी कि पुनः दिखाई देने लगती है, तो इसी को जो है तराई कहा जाता है। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर का बांगर। तो उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जड़ोर से बना है, यह बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, इसे बांगर कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी मैदान का बहुत बड़ा भूभाग है जो पुराने जड़ोर यानी कि पुराने जो अवसाद हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, और यहाँ जो है बाढ़ का पानी जो है पहुँचता नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और यह मैदान कम उपजाऊ है, यहाँ मोटे अनाज की कृषि की जाती है, मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो ये जो था तीसरा नंबर का बांगर। अब आते हैं चौथे नंबर पर खादर। तो वर्षा काल में नदियाँ बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन काप मिट्टी का निक्षेप करती है। यानी कि जब वर्षा काल यानी बरसात के दिनों में जो है नदियाँ बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन काप यानी कि नए अवसादों का जमाव करती है, नए मिट्टी का जमाव करती है, तो इन निक्षेपों को खादर कहते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान, जूट आदि जो फसल है उसकी
खेती की जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये जो था क्या क्या था आपका भाबर था, तराई, बांगर और खादर। तो आपको इनको याद रखना है, ये जो है बहुत ही एमपी क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गोखुर झील के बारे में। तो ये जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो गोखुर झील का निर्माण नदी मोड़ से होता है, यानी जब कभी बाढ़ आती है तो नदी अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह घुमावदार छूटे हुए मार्ग में जल भर जाता है, जिसे छाड़न झील कहते हैं। तो जैसे ही इस चित्र में दिखाया गया है कि जब जो है और इस आकृति गाय के खुर के समान होती है, इस कारण इसे गोखुर झील कहते हैं। यानी कि जब जो है बाढ़ आती है तब जो नदियां हैं अपने जो इस प्रकार से जो घुमावदार मार्ग को छोड़कर सीधे प्रवाहित होने लगती है। तो जो घुमावदार मार्ग में जो है जल भर जाता है, तो इस छूटे हुए जल भरे हुए मतलब छूटे हुए भाग में जल भर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, छाड़न झील कहते हैं। और इसकी आकृति जो है गाय के खुर के समान होती है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आकृति है वो गाय के खुर के समान है। तो इस प्रकार से जो है इसकी आकृति गाय के खुर के समान होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक सक्रिय पट्टी के रूप में सदिया से धुबरी तक फैला है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो कहाँ से जो है सदिया से धुबरी तक जो है फैला हुआ है। और यह जो है कहाँ, असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी के जमाव से हुआ है। यानी कि ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से इसका निर्माण जो है हुआ है। और यह मैदान बहुत उपजाऊ है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो असम का जो मासीराम है वहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है वर्षा अधिक होने के कारण इसलिए यहाँ चावल और जूट अत्यधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। और इस मैदान की ऊपरी ढलानों पर चाय के बड़े बड़े क्या है, बागान हैं। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैदान उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण तीनों ओर से पर्वतों से क्या है, घिरा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों में बाढ़ अधिक आने तथा नदी मार्ग में अवसाद के जमाव के कारण यह नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। अब जैसे ही अत्यधिक वर्षा होती है तो ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ आ जाती है और नदी जो है अनेक भाग शाखाओं में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। नदी मार्ग में अवरोध के कारण अनेक द्वीप बन गए हैं, जिसे नदी द्वीप कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि नदी द्वीप किसे कहते हैं, कि नदी मार्ग में अधिक जो है अवरोध के कारण अनेक द्वीप बन गए हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नदी द्वीप कहा जाता है। और इस मैदान का प्रमुख नगर गुवाहाटी, आप जो है नाम सुने होंगे। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग जो है इसका नाम सुने होंगे कि सुंदरवन का डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो पहला हो गया गंगा नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियाँ मिलकर जो है पश्चिम बंगाल में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से इसको जाना जाता है। और यह जो है बहुत दलदली क्षेत्र है और यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक मिलते हैं, जिसके नाम पर इसका डेल्टा का नामकरण हुआ है। तो जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर जो है सुंदरी नामक जो है वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और इस वृक्ष के नाम पर ही इसका नामकरण क्या रखा गया है, सुंदरवन रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।